हिमाचल के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है व्यावसायिक बकरी उत्पादन और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर रोहित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर में। सर, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बकरी पालन व्यवसाय सबसे प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है, जिसे कम पूंजी में लगाया जा सकता है और अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। तो क्या बातें इस व्यवसाय में ध्यान देने योग्य है, इन सभी पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि व्यावसायिक बकरी पालन से आपका क्या अभिप्राय है और इसे अपनाकर किसान किस तरह से लाभ कमा सकते हैं। देखो जी, मैं आपको इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो बकरी पालन है वो हमारा पशुपालन का एक अभिन्न अंग रहा हुआ है बहुत प्राचीन समय से, जैसा कि आपने भी कहा। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम बकरियों को पालते हैं और उनका प्रजनन करवाते हैं। आम तौर पे जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो बकरियों का पालन दुग्ध, उनके उत्पादों और इसके अलावा मांस और फाइबर जैसे कि आपका पश्मीना हो गया और उनका जो उनसे गोबर मिलता है जिनको हम मींगना कहते हैं, उनके लिए और इनकी खाल के लिए मतलब मैं इसको यूज़ करते हैं, इनको पालते हैं। और अगर मैं इसी में बात करूं तो कल वर्तमान काल में अभी अगर हम इनके ट्रेंड्स देखें तो इनका जो मतलब डिमांड है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है पूरी दुनिया भर में भी, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे हमारे भारतवर्ष में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। यहीं अगर हम बात करें दूध की, तो इसका जो दूध है उसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं जब किसी आदमी को टीबी हो जाता है या डेंगू हो जाता है। एक्चुअली क्या करता है, इसका दूध जो होता है ये जब हम इसको पीते हैं तो इसका सेवन करने से हमारे अंदर, हमारे खून के अंदर जो प्लेटलेट काउंट जो होता है बढ़ता है और जो प्लेटलेट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए और जो भी इन्फेक्शन है उससे लड़ने के लिए। और इसमें जो बकरी का दूध है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फास्फोरस जैसे अन्य तत्व भी हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए कार्यरत रहते हैं। तो दूध जो है इसके औषधीय गुणों के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर अभी हम देखें तो इसका दूध का जो प्राइस है, जो जिस प्राइस पे बिक रहा है, तो 300 से 500 रुपये लीटर के प्राइस पे ये बिक रहा है। तो दूध इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि हमें क्यों करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम मांस की ही बात करें तो मांस की भी डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी और हमारे स्टेट लेवल पे भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे हम गाय का मांस देखें और इसके अलावा हम अगर सूअर का मांस देखें तो इससे काफ़ी धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं कि प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई हैं और जिन कारणवश कई बार कई कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। बट जो हमारा बकरी का जो मांस है इससे कोई ऐसा धार्मिक इशू कोई जुड़ा नहीं है, ना किसी वर्ग से, ना किसी जाति से, ना किसी धर्म से। तो इसको हर जाति धर्म के लोग एक्सेप्ट करते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि भारतवर्ष में जितने भी धर्म हैं इनमें जो विभिन्न प्रकार का मतलब फेस्टिवल डिफरेंट जो सेलिब्रेट करते हैं उसमें बकरी के मांस को ये यूज़ करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी और बाकी धर्मों में भी ये यूज़ किया जाता है। और अगर हम देखें तो जो ICMR की रिकमेंडेशंस हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो उसके अनुसार मतलब हमारे को मांस से लगभग 30 ग्राम मांस हमें चाहिए दिन भर का। बट एक्चुअल फिगर है कि हमें अभी 15 ग्राम के करीब ही मांस मिल पा रहा है। तो इसमें आप गैप देख सकते हो कितना, मतलब ऑलमोस्ट 50% गैप है इसमें। तो ये आपका मतलब मांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उपयोग दिखा रहा है कि व्यावसायिक रूप से अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो इसमें कितना फायदा हो सकता है। और इसके अलावा जो इनकी मींगने होती हैं उनमें अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंटेंट देखें तो गाय के गोबर की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना ज़्यादा होता है। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है। हाँ, तो अगर हम इसको वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट के रूप में इसका हम अलग सा व्यवसाय करें तो एक नया आयाम जुड़ जाएगा, रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। रोजगार का अवसर भी मिल जाता है, एक नया आयाम भी जुड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अपने मद्देनजर रखते हैं और हमारे नए लोग, नए उद्यमी इस व्यवसाय को अपनाते हैं तो मतलब इसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है और नए लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी दी जा सकती है। तो इस तरह से
हम इसका मतलब उपयोग कर सकते हैं और इसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते जी हैं। जी, आपने दूध की बात की, अभी कोरोना काल था तो इसमें बकरी के दूध की काफी डिमांड रही है। बिल्कुल जी। जी, कोरोना काल में बकरी का दूध काफी काम में आया। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये तो बात की हमने इसके उत्पादन की। अब आप बताएं कि इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए जो कौन कौन से आवश्यक बिंदु हैं जिनका ज्ञान होना किसानों के लिए आवश्यक है? जी, अगर मेरे मतलब जैसा हमारा लिटरेचर कहता है उसके अकॉर्डिंग 5 प्रमुख बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान देना आवश्यक है और ये चीज़ें किसान भाइयों को भी ध्यान से सुननी चाहिए। तो ये 5 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु आपका है नस्ल का चुनाव। जो आप नस्ल चुन रहे हो किस पर्पज़ के लिए चुन रहे हो, आपको दूध के लिए चाहिए, मांस के लिए चाहिए, या दोनों दूध या मांस दोनों के लिए आपको नस्ल चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं फाइबर के लिए नस्ल तो नहीं चाहिए, है ना। और इसके अलावा दूसरा बिंदु हमारा है आहार का बिंदु, और इसके अलावा प्रजनन का बिंदु है हमारा, और इसके अलावा आवास का प्रबंधन इनका और स्वास्थ्य प्रबंधन। ये अगर ये 5 बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो आगे बढ़ते हैं तो मतलब मैं कहता हूँ कि वो सफलतापूर्वक से इस फार्मिंग को अच्छे से कर सकते हैं और इसके व्यवसाय से ज़्यादा इजाफा कमा सकते हैं। जी जी जी, हिमाचल प्रदेश में जलवायु और आकार के अनुसार जो इनकी नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले मैं नस्ल के चुनाव के आधार पे ही आपको बताना चाहूँगा। जी। मतलब जलवायु भी इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसा कि आपको पता है बीटल नस्ल की बकरियां, सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, बारबरी की, एक गर्म इलाकों से संबंध रखती हैं। और हमारी जो गद्दी नस्ल की बकरी हैं, चेगू नस्ल की बकरी है हमारी, और इसके अलावा चांगठांगी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की एक नस्ल है। तो वो जो बकरियां हैं वो ठंडे इलाकों से संबंध रखती है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो नस्ल यूज कर रहे हैं, हमने जो मतलब व्यवसाय कंटिन्यू करना है वो दूध के लिए करना है या मांस के लिए करना है। तो उस आधार पे हमने पहले तो नस्ल को चुनना है। और उसके बाद भी फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर कोई जो किसान है वो चीगू को पश्मीना मतलब लेने के लिए उससे अगर मंडी में या बिलासपुर में, ऊना में रखना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जलवायु उसको मतलब सपोर्ट नहीं करेगी। और इसी तरह अगर बकरी पालन में अगर आप बीटल और सिरोही को या इसके अलावा अन्य नस्लें हैं उनको आप जो हमारा अपर रीजन है जैसे किन्नौर का रीजन है, हमारा लाहौल स्पीति का रीजन है, पांगी का रीजन है, वहाँ अगर आप इनको रेयर करना चाहोगे तो मतलब इनका जो फिजिकल अडेप्टेशन है वहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो नस्लें हैं ये इनकी जो फिजियोलॉजी है इसके लिए बनी ही नहीं है। तो हमें ये बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो इसको आगे मैं प्रोसीड करते हुए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि विभिन्न नस्लें क्या हैं जो हम हिमाचल प्रदेश में रख सकते हैं और किस किस रीजन में हम इनको रख सकते हैं। तो जैसे हमारी बीटल नस्ल है, जैसे हमने अगर दुग्ध उत्पादन करना है तो हमारी प्रमुख नस्लें जो रहेंगी इसमें, तो इसमें रहेंगी हमारी बारबरी और एक हमारी महसाना है, जो महसाना नस्ल है उसको हम यूज कर सकते हैं, सिरोही को हम यूज कर सकते हैं इसमें। और वहीं अगर हमने मांस के लिए चाहिए तो गद्दी जो है बहुत अच्छी एक नस्ल है हमारे पास, हमारी अपनी स्थानीय नस्ल है। और हमारा जिस तरीके का पैटर्न है, जैसे हमारे गद्दी समुदाय के लोग इनको इधर से उधर चराते हैं तो उसके हिसाब से अडेप्ट भी है हमारे एरिया में। इसके अलावा ब्लैक बंगालिक ब्रीड है, उसके जो बच्चे होते हैं 2 से 3 बच्चे एक बार में दे पाती है, उसकी एक क्वालिटी भी है। तो अगर उसको भी हम मीट पर्पस के लिए रखते हैं तो एक तो मीट पर्पस में वो बड़े अच्छे से मतलब हमारे को फायदा देगी। और इसके अलावा हमारे को उससे ट्विंस और ट्रिपलेट भी मिलेंगे। अच्छा 2 या 3 बच्चे भी मिलेंगे। तो उससे हमारा जो मतलब फ्लॉक है, जो हमारा झुंड है वो भी बढ़ेगा आसानी से। और इसके अलावा अगर हमारे को दोनों पर्पस के लिए रखनी है ब्रीड, मतलब हमारे को दूध भी चाहिए, मांस भी चाहिए, तो उसके लिए हम जैसे हमारी जमुना पारी होगी उसको हम रख सकते हैं, और हमारी बीटल होगी इसको हम रख सकते हैं। बीटल का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चला भी हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे, और काफ़ी लोग इसकी फार्मिंग करना भी चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे को पश्मीना के लिए रखना है तो हमारी अपनी ही नस्ल चेगू है जिसको हम रख सकते हैं। उससे हमारे को एक चीगू से लगभग 150 ग्राम तक हमारे को 100 से 150 ग्राम तक पश्मीना मिल जाता है। पश्मीना जो है एक बहुत ही महीन फाइबर है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है एक गर्म रखता है। इसके जो परिधान अगर हम यूज करेंगे तो मतलब काफी गर्म होंगे और ये काफी कॉस्टली भी है। अराउंड 1 kg आपका इसका 16,000 के करीब में पड़ेगा। तो अगर इसकी फार्मिंग अगर कोई करना चाहे तो इसको भी कर सकता है। और इसके अलावा चांगठांगी एक ब्रीड है जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है, उस ब्रीड को भी हम रख सकते हैं और
पाल सकते हैं जी। मोहेर के सॉरी पश्मीना के लिए। पश्मीना के लिए। हाँ जी, तो पश्मीना उसकी प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है और हालांकि इनका जो भार है वो सब थोड़ा थोड़ा इक्वल ही है, पर उसकी प्रोडक्शन पश्मीना की है जो थोड़ी ज़्यादा है, 150 से 200 ग्राम तक को पश्मीना दे लेती है। जी। तो इस तरह से हम नस्ल चुनाव कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जी जी, अगर जी। किसान भाई इस तरह से नस्ल का चुनाव करेंगे तो जी। अवश्य ही लाभ उठाएंगे। बिल्कुल जी, लाभ उठाएंगे। जी, हाँ ये जी। तो बात की हमने नस्ल की। तो जी। अब जो चारागाह की कमी होने के कारण बिल्कुल जी। बकरियों को आवास में रखा जाता है, तो इसका आवास में रखने का चलन काफी चलन में है। बिल्कुल जी। तो आप बताएं कि आवास किस तरह का होना चाहिए और प्रति पशु कितनी जगह होनी चाहिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी। जो आवास है, सबसे पहले जो आवास है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जी। आज से पहले जो हमारा पारंपरिक तरीका था और जो घरेलू तरीके से लोग गांव में बकरियां पालते थे, उस पे बकरियों के आवास पे कोई ध्यान नहीं दिया जी, जाता था। जी। आपको भी पता है। जी। और इसमें फायदा क्या है आवास देने का? एक्चुअली अगर हमने व्यावसायिक रूप से बकरी पालन करना जी। है तो हमारे को आवास के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। जी। हाँ जी, जी। क्योंकि आवास जो है वो आपका बहुत ज़्यादा मतलब इनको फायदा देता है। जी। जैसे मान लो जलवायु आजकल अच्छी नहीं है, जी। मौसम अच्छा नहीं है, जी। प्रतिकूल मौसम जिसको कहेंगे हम, तो उन कंडीशंस में ये हमारे को मतलब हमारे जानवरों को, हमारे पशुओं को प्रोटेक्शन देता है। जी। ठंड के मौसम में ठंड से जी। बचाता है और गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाता है हमारे को, और मतलब हमारे पशुओं को। इसके अलावा ये जैसे चोरी हो जाती है पशुओं की, जी, कई बार जी। जैसे जंगली जानवर ने अटैक कर दिया जी। तो उससे पशुओं को बचाता है। तो जी। वो जो होने वाला घाटा था उससे भी हमारे पशुओं को राहत मिलती है हाँ और जी। हमारे को भी राहत मिलती है नुकसान से। नुकसान से। हाँ जी, तो सबसे पहला बिंदु मैं बताना चाहूंगा आवास के तहत आपको कि जब आप आवास बनाएं तो ऐसे क्षेत्र में बनाएं जो थोड़ा उबरा हो और समतल हो। समतल हो। हाँ जी, ताकि कभी बारिश हो तो आपके जो फार्म है उसके अंदर पानी ना ना आए, आए। और इसके अलावा जब आप साफ सफाई कर रहे हो तो उस टाइम आपकी ड्रेनेज जो है वो अच्छे से हो Proper जाए, हो। प्रॉपर हो जाए। जी, जी, हाँ जी, जी। और इसके अलावा हमारे मतलब पर बकरी के ऊपर, हर एक बकरी के ऊपर लगभग हमारे को 10 फीट स्क्वायर का एरिया चाहिए होता है। चाहिए होता है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ तो जी। इसी तरीके से अगर हम सोचें तो मान लो हम अगर 20 प्लस एक का यूनिट ले रहे हैं, हाँ इकाई जी, ले रहे हाँ हैं, जी। तो 20 बकरियों के लिए तो और एक उसमें हम नर रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हमारे को 60 बाई 40 का जो स्क्वायर फीट का एरिया वो काफी होगा उनके लिए। जी। अगर हमने उसी डायमेंशंस के एक और बनाना है तो उस बिल्डिंग में हमने लगभग 8 मीटर का गैप रखना है। जी। 8 मीटर का क्यों? ताकि उसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना आए, सूर्य की किरणें उस पर अच्छे से पड़े। और सूर्य की किरणों का लाभ ये होता है कि वो चीज़ों को डिसइंफेक्ट करती है। इसी कारण जो हम इसकी डायरेक्शन रखते हैं इनके हाउसेस की, वो हम पूर्व पश्चिम की डायरेक्शन में रखते हैं ताकि पूरा दिन इन पे धूप पड़े, सूख भी जाए चीज़ें और डिसइंफेक्शन नेचुरल तरीके से भी हो जाए। जी। तो ये भी इसका एक पॉइंट है जी। हाउसिंग का तो इनका। प्रति पशु के लिए कितनी आवास में जगह होनी चाहिए? 10 फीट स्क्वायर का मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी। 8 से 10 फीट स्क्वायर अगर एक पर पशु को मिलता जी, है जी। तो उनके लिए बढ़िया है वो, मतलब। जी, और वो इसमें sufficient है। हाँ सफिशिएंट है। और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, जी। जो आप आवास बना रहे हो उसमें आपने चारा भंडारण के लिए भी एक कक्ष रखना है, जी, जी, अलग सा। जी। और जो आवास है उसको आपने मतलब पार्टीशन करना है आपने उनका, जी, जी। है ना। जी। बकरियों के लिए अलग सा, मादा बकरियों के लिए, हाँ। बच्चों के लिए अलग सा, ठीक है। और नर बकरियों के लिए अलग सा। नहीं जी। तो क्या होगा, बड़े जो खा जाएंगे। होंगे छोटे वालों को खाने नहीं देंगे, हाँ तो जी। छोटों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। जी। हाँ जी, जी। तो ये इसमें बहुत बड़ा इशू है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। जी, जी। ये बात की हमने आवास की, हाँ तो जी। अब बात कर लेते हैं आहार और प्रजनन के बारे में। तो बिल्कुल बताएं। जी, तो आहार मतलब लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो आहार लगभग 60 से 70% इसका ही लागत पड़ती है जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, चाहे गाय का, चाहे बकरी का, चाहे सुअर का, चाहे जिस भी लाइफ स्टॉक का ले लो आप। तो एक बहुत बड़ी मतलब चीज है जिस अगर ये हमने मैनेज कर ली तो हम मतलब अपने व्यवसाय को अच्छे से चला सकते हैं। जी। तो और आहार का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आहार अच्छे से देते हैं अपने पशुओं को तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। जी, जी, जी। जी। तो जनरली बकरियों में इतनी परेशानियां नहीं आती हैं हाँ जी। आहार को लेके, इतनी परेशानियां नहीं आती हैं। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, आपका सहतूत का पेड़ हो गया, अगर आप इसकी छंटाई करके भी इनको दोगे, आम के पेड़ की छंटाई करके, तो ये बड़े चाव से इनको खाएंगी, जी। अच्छे से खाएंगी इनको। पर इसके अलावा भी आजकल हम काफ़ी फसलें उगा रहे हैं चारे की जो इनके लिए अच्छी हैं, जैसे नेपियर बाजरा हाइब्रिड हम लगाते हैं, चरी लगाते हैं,
और इसके अलावा दलहनी फसलें जो हैं हमारी, बरसीम हो गया हमारा, जौई होगी, जी। वो ज़्यादा फायदा देती हैं। जी। और अगर दलहनी मतलब फसलों का अगर आपको तूड़ी भी मिल जाए, उनकी सूखा चारा मिले, वो भी बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जी। और फसलों की अपेक्षा में। जी, मैं आपको रोकूंगी। आहार में जो है ये फीड जैसे हम और पशुओं को देते हैं, बिल्कुल। इसमें भी फीड बनती है बकरियों के बिल्कुल लिए? जी, हम बनती है, मार्केट में भी अवेलेबल है। जी। हाँ जी, और हम खुद भी बना सकते तो हैं उस उसका फीड को। प्रोसीजर क्या है फीड तो जी बनाने? उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, और हाँ। इससे हमारे को लागत थोड़ी कम भी होगी हमारी। जी। तो इसमें हमने क्या करना है, इनकी फीड बनाने के लिए जी। हमें मोटे मोटे तौर पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें एक अनाज डलेगा हमारा। जी। अनाज, मोटे अनाज कोई भी ले लो आप, जी। मक्की, जौ, जी। और इसके अलावा बाजरा वगैरह कोई भी ले लो आप जी। अनाज जो जी। आपके पास, आपके एरिया में उगता है जी, और जी। आपके पास अबंडेंस में है। जी, जी। और इसके अलावा दूसरा है हमारा खलियां। खलियां आप सरसों की ले सकते हो, तिल की भी ले सकते हो, सूरजमुखी की भी ले सकते हो, जो आपके पास खलियां वहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई चोकर है घर का, गेहूं पीसने के बाद निकल रहा है, चावल की फक निकल रही है, चुनी निकल रही है, उसको भी आप ले सकते हो। जी, और इसके अलावा आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा खनिज मिश्रण और नमक। जी। तो इनकी कितनी कितनी मात्रा डालनी है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहला बताया था मैंने मोटे अनाज, तो मोटे अनाज लगभग आपने 30 से 32 या 35 तक आपने डालने हैं इसमें। जी। और इसके अलावा मैंने बताया था आपको खलियां, तो ये 30 किलो तक आपने रखनी है। जी, जी। और 1 क्विंटल का बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा जो चोकर है, आपकी चावल की फक या मतलब चुन्नी है, उसको हमने लगभग 30 से 35 तक उसको रख सकते हैं जी, हम। जी। और जो आपका नमक है उसको 1 से 1.5 किलो मैक्सिमम, और जो आपका खनिज मिश्रण है उसको भी 1 से 1.5 किलो मैक्सिमम। जी। इसको ही एडजस्ट करके हमने 100 क्विंटल तक बनाना है। बनाना है। तो ये आपकी फीड जो है ये बहुत अच्छी फीड होगी, जी। बहुत इसमें पोषक तत्व अच्छे होंगे। और ये फीड अगर आप 150 से 200 ग्राम पर डे आप अपनी बकरी को देते हो, तो उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पूरी हो होगी। जाती है। हाँ जी। जी। और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है सारी जो है वो सारी उसकी अच्छे से पूरी होंगी। जी, जी। बाकी अगर आप बकरी बाहर चरने छोड़ते हो तो काफी घास की रिक्वायरमेंट तो वहां से ही पूरी हो जाती है। जी। बट अगर आप अपने फार्म पे भी अगर उस बकरी को रख रहे हो तो जी। एक बकरी को लगभग 3 किलो के करीब घास चाहिए होता है, हरा जी, घास जी, दिन का ना। जी। तो उतना आप उसे दें। और अगर आपकी बकरी गाभिन है या मतलब दूध में है तो थोड़ा आप आहार को बढ़ा भी सकते हो, हैं। जी, जी। लगभग 200 ग्राम के करीब जी। थोड़ा और आप इनको एडिशनली दे सकते जी, हो। जी, जी। हाँ जी। तो प्रजनन के बारे में आप बताएं। हाँ जी, प्रजनन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि जब प्रजनन होगा तभी हमारे पास एक नई जनरेशन आगे जी, आएगी। जी। और जब नई जनरेशन आएगी और उसका पालन पोषण अच्छे से होगा तो तभी एक हमारे पास अच्छी जो मतलब बकरी है वो अच्छी बनेगी और वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएगी। हाँ जी। जी। तो प्रजनन के लिए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जी। जो डिफरेंट जो हमारी नस्लें हैं, विभिन्न नस्लें हैं, उनकी परिपक्व होने की जो उम्र है तो वो सब में डिफरेंट डिफरेंट होती है। पर जी। जनरली तौर पे हम इनकी परिपक्वता की उम्र, जैसे हमारे पास अगर नर बकरा है तो उसको हम 20 से 22 महीने पे परिपक्व मानते हैं, जी। पूरा मैच्योर मानते हैं प्रजनन हेतु। और इसी के अलावा जो हमारी मादा बकरी है उसको हम परिपक्व मानते हैं 14 से 16 महीने पे कि इसको हम ब्रीडिंग के लिए छोड़ सकते हैं। जी। और जब हमने ब्रीडिंग के लिए छोड़ना है इनको तो एक बकरा 25 से 30 बकरियों के लिए काफी होता है। और उस बकरे को आप एक हफ्ते के लिए अगर यूज कर रहे हो, मतलब एक ब्रीडिंग साइकिल में एक हफ्ते के लिए यूज कर रहे हो, तो नेक्स्ट वीक आपने उसको गैप देना है आपने उसमें, जी। है ना। और उसके बाद मतलब आपने एक जो दूसरा बकरा है उस टाइम इंट्रोड्यूस कर देना है ब्रीडिंग पीरियड के टाइम में ना। इनके अगर ब्रीडिंग सीजन चला हुआ है तो उस टाइम उसको इंट्रोड्यूस करना है, ताकि जो बकरियां रह गई हैं जिनमें मतलब प्रजनन नहीं हुआ उन्हें प्रजनन हो जाए और आपको जितनी बकरियां आपने रखी हुई हैं सबके सब में आपको बच्चा मिले। आने के टाइम में उनमें से मैक्सिमम में आपको बच्चा मिले, मतलब। जी। हाँ जी। तो प्रजनन में ये बातें हमने ध्यान रखनी है इसमें। जी। हाँ जी। जी। अब स्वास्थ्य प्रबंधन की अगर बात की जाए हाँ तो जी। बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनका कैसे ध्यान रखा जाए? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर फील्ड लेवल पे हम देखें अभी। जैसे हमारे गद्दी समुदाय के लोग इन परेशानियों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और इसी कारण ये जो उनको चैलेंजेस फील होते हैं, इसी कारण ये मतलब धीरे धीरे इनकी जो नई जनरेशंस हैं इनको अडॉप्ट भी नहीं करती, क्योंकि इनको इतना फायदा नहीं दिखता है इसमें, है ना। तो डिफरेंट काइंड की बीमारियां हैं हमारे पास और हमारा पशुपालन विभाग इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट भी कर रहा है इनसे निजात दिलाने में। दिन रात वो काम कर रहे हैं। तो जैसे पीपीआर बहुत इनकी सीरियस एक बीमारी है। पीपीआर के अलावा हमारी सीरियस बीमारी है एंटेरोटॉक्सीमिया इनमें हो जाता है। हाँ जी। इसके अलावा हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया इनमें कई बार हो जाता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा एनिमल मर जाता है। निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है इनमें, है ना। तो और कई बार डायरिया लग जाता है एनिमल को, मतलब इस तरह की कोई ना कोई बीमारी चली रहती है इनमें। तो इन बीमारियों से बचाव हेतु जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वहाँ से भी काफ़ी मदद मिलती है। वो वैक्सीनेशन फ्री में मुहैया करवाते हैं।
तो अगर आपका जो जैसा बच्चा है 3 महीने का हो गया है तो 3 महीने पे आप मतलब एंटरोटॉक्सीमिया जो है हमारी, उसके लिए वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं। जी। हाँ जी। जो टीकाकरण है वो किस किस समय पर किया जाता है? हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको, टीकाकरण। तो टीकाकरण 3 महीने की उम्र पे आप एंटरोटॉक्सीमिया जो मैंने बताई बीमारी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे जो हैं इनके मरते हैं और जी। बड़े भी मरते हैं। जी, तो जी। उनकी हमने 3 महीने पे करनी जी। होती है, और वही वैक्सीनेशन जो रिपीट करनी होती है हर 3 साल में, वो हमने रिपीट करनी होती जी। है। हाँ जी। जी। और इसके अलावा आपकी वैक्सीनेशन होती है एफएमडी की, गोट पॉक्स की, जी। जो कि विषाणु जनित रोग हैं। इन रोगों में जनरली क्या होता है कि मुंह में छाले आते हैं, और दूसरे पार्ट्स होते हैं एनिमल के, जहाँ इतने बाल नहीं होते वहाँ पे भी छाले आ जाते हैं जी, इनके, जी। फफोले जिन्हें हम कहते जी, हैं। जी, जी। एनिमल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एनिमल जी। बहुत परेशान होता है, खाना नहीं खा पाता है, और एनिमल के मर भी जाता है जी, इनमें, जी, है ना। तो जी। इनकी भी वैक्सीनेशन होती है, और 4 मंथ पे हम इसकी वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम देते हैं। जी। और मतलब एफएमडी की हम एनुअली फिर रिपीट करते हैं, और हम इसकी भी, गोट पॉक्स की भी एनुअल रिपीट करते हैं हम। जी, जी। हाँ जी। जो भारत सरकार द्वारा या हिमाचल प्रदेश सरकार जी। द्वारा वर्तमान में कृषकों के लिए और पशुपालकों के लिए इस फायदे के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो योजनाएं कौन कौन सी है और उनका फायदा किस तरह से लिया जा सकता हाँ जी, है? मुख्यतः हम देखें तो हमारे हिमाचल सरकार जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के थ्रू 2 मुख्य योजनाओं को चला रही है अभी। तो एक योजना है आपकी कृषक बकरी पालन योजना, जी। और दूसरी है हमारी मतलब उसका नाम है आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी बकरी पालन विकास योजना है जी। हमारी। तो इस योजना, ये दोनों जो योजनाएं, इनमें हम इनमें सब्सिडी मिलती है एक्चुअली, जी, जी, जो जी, हमारे जी, जी, फार्मर्स वो हैं फार्मर्स को उनको। पता होना हाँ जी, जरूरी है। तो ये चीज़ें फार्मर्स को पता होना जरूरी है। हाँ जी। तो जो पहली योजना मैंने बताई आपको, कृषक बकरी पालन योजना, जी, तो जी। इसके अंतर्गत 60% तक का अनुदान फार्मर्स को मिलता है, जी। बाकी 40% तक का इन्वेस्टमेंट फार्मर को खुद करना पड़ता है। जी, हाँ जी, जी। जी। तो ये जो योजना है ये सभी श्रेणियों के लोगों के लिए है, और जी। पर इनमें जो प्राथमिकता मिलेगी वो महिला बकरी पालकों को दी जाएगी जी, जी, डिपार्टमेंट द्वारा। जी, जी। और ऐसे बकरी पालक को दी जाएगी जिसने मनरेगा स्कीम के तहत अपना बकरी का आवास बनवाया होगा, जी। उसको इसमें जी। मतलब प्राथमिकता मिलेगी। जी। और इसमें 3 टाइप की इकाइयाँ मिलती है। एक मिलती हैं जिसमें 11 आपको बकरियां मिलती हैं, जिसमें 10 बकरियां होती हैं, 1 बकरा होता है। और एक इकाई होती है जिसमें आपको 5 बकरियां मिलती हैं, जिसमें 4 बकरियां और एक बकरा होता है आपका। जी, और एक इकाई ऐसी होती है जिसमें टोटल 3 आपके पशु होते हैं, उसमें 2 आपको बकरियां मिलेगी और 1 बकरा मिलेगा। जी, जी। तो इस तरह से मतलब गवर्नमेंट देती है, और प्रति इकाई आपको 60% की सब्सिडी मिलती है। जी, जी, जी। हाँ जी। ये तो बात की हमने सब्सिडी की और योजनाओं हाँ जी, की। बिल्कुल। अब आप बताएं कि मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो डेयरी फार्म से लेकर मांस की दुकान तक अपना ये प्रोडक्ट पहुंचाना होता है, तो ये मार्केटिंग किस तरह से की जाती है? संक्षेप में बताएं प्लीज। संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें बिचौलिए इन्वॉल्व होते हैं, जी। मिडलमैन्स। जी। तो जो मिडलमैन है, एक खुद मर्चेंट भी हो सकता है कोई, जी। या कोई मतलब इनका अपना आदमी जो इन तक चीज़ें पहुंचाता है। जी। इनके थ्रू मतलब इनका सेल होता है। तो अगर यही सेल अगर आप देखें, अगर फार्मर खुद अपने लेवल पे कर पाए तो उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। किसान भाइयों ने अगर आपसे संपर्क साधना हो तो आपका कोई टेलीफोन नंबर हाँ जी, तो वो बताएं तो प्लीज। मेरा टेलीफोन है 8988 20 7211। जी सर, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। दर्शकों, आज हमने बात की व्यावसायिक बकरी उत्पादन के बारे में। आशा करते हैं आप हमारी इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।